नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज 7 जनवरी है और आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और इसके साथ ही आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें लक्ष्य के साथ। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न इस प्रकार है कि आईएनएस खुखरी स्मारक की स्थापना कहाँ की गई। ऑप्शन है लक्षद्वीप, दीव, अंडमान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दीव। दीव पर आईएनएस खुखरी स्मारक की स्थापना राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा की गई और ये स्मारक आईएनएस खुखरी नामक हमारा जो युद्ध पोत था जिसे हमने 1971 के युद्ध में खो दिया और ये अब तक का ऐसा इकलौता युद्ध पोत है जिसे हमने युद्ध में खोया है। तो 1971 में खोया हमने जो युद्ध पोत था उसका नाम था आईएनएस खुखरी और उस पर जो कप्तान थे महेंद्र नाथ मुल्ला। तो इस आईएनएस खुखरी के स्मारक पर और इस आईएनएस खुखरी पर तैनात जो कप्तान थे महेंद्र नाथ मुल्ला, उनकी याद में इस स्मारक की स्थापना की गई है। तो चलते हैं वीडियो के अपने आज के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है हमारा कि भारत ने अपना 40वां अभियान किस स्थान के लिए शुरू किया है। ऑप्शन है अंटार्कटिक, आर्कटिक, मरियाना गर्त, उत्तरी ध्रुव। तो इसका आंसर होगा अंटार्कटिक। अंटार्कटिक के लिए भारत ने अपना 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है और इसकी शुरुआत मोर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट गोवा से 5 जनवरी को की गई, जिसमें 43 सदस्य हैं। इसके साथ ही ये जो अभियान है वो अप्रैल 2021 में समाप्त होगा। इसी प्रकार देखें तो भारतीय अंटार्कटिक अभियान की शुरुआत जो की गई थी वो 1981 में की गई थी और राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र भारतीय अंटार्कटिक अभियान कार्यक्रमों को समन्वित और उसे लागू करने की एक केंद्रीय एजेंसी है। यहीं एक दृष्टि हम डालें तो दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारतीय अंटार्कटिक में भारत के स्थायी अनुसंधान स्टेशन हैं। अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान बेस स्टेशनों का प्रबंधन गोवा में स्थित ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र द्वारा इनका समन्वय और इनको नियंत्रित किया जाता है। इसी के साथ देखा जाए दक्षिण गंगोत्री की स्थापना अंटार्कटिका पर कब की गई थी? 1983 में की गई थी और ये भारत का पहला स्थायी बेस था। कहाँ? अंटार्कटिका पे। इसके बाद मैत्री की स्थापना की गई, यह दूसरा स्थायी बेस है और ये वहाँ पर प्रियदर्शनी झील के करीब स्थित है। कहाँ? अंटार्कटिका पर। इसी के साथ भारतीय जो अब तक का सबसे नया स्टेशन है, बेस स्टेशन है, वहाँ पर 2015 में इसकी स्थापना की गई और ये भारतीय उपमहाद्वीप के 120 मिलियन वर्ष प्राचीन पुराने इतिहास को प्रकट करने के लिए कॉन्टिनेंटल ब्रेकअप के साक्ष्य एकत्रित वहाँ पर करेगा। तो अंटार्कटिका संधि पर भी एक दृष्टि डालें तो इस संधि पर 1961 में हस्ताक्षर किए गए थे और वर्तमान में इस संधि में 54 हस्ताक्षर करता है और ये है एक हथियार नियंत्रण संधि है जिसे शीत युद्ध के दौरान हस्ताक्षरित किया गया था। अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद 1981 में भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम की शुरुआत या अभियान की शुरुआत की गई थी। इस प्रकार अगर देखें तो अंटार्कटिका की स्थिति पृथ्वी पर कहाँ होगी? तो यहाँ ये आपके सामने पृथ्वी है और इस पर हमारा प्यारा देश भारत। इसके दक्षिण की ओर चलेंगे तो हिंद महासागर और फिर और दक्षिण में चलेंगे तो दक्षिणी ध्रुव पर ये जो चित्र आपको दिख रहा है सफ़ेद सफ़ेद पूरा ये बर्फ़ से ढका हुआ, ये क्या है? ये अंटार्कटिका है ये और जिस पर अभी हमारा 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया गया है, जो कहाँ है? बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव पर है। पृथ्वी के बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव पर ये स्थित है। ये पूरा बर्फ़ से ढका रहता है, इसीलिए आपको यहाँ पर इस मानचित्र में पूरा सफ़ेद दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं आज के वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि पोंग बांध झील अभ्यारण्य के पास कई पक्षी मृत पाए गए। पोंग बांध झील अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं कि उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में बर्ड फ्लू यानी कि H5N1 वायरस के मामले में हिमाचल प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश, राजस्थान में ये मामले सामने आए हैं H5N1 के और हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध झील अभ्यारण्य के पास कई प्रवासी पक्षी अभी हाल ही में मृत पाए गए हैं। इससे पहले देखा गया था कि राजस्थान में कुछ कौवे मृत पाए गए थे राजस्थान में।
तो इसके साथ ही देखा जाए तो एवियन फ्लू यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा या वर्ल्ड फ्लू H5N1 ये वायरस जलीय पक्षियों में स्वाभाविक रूप से तो पाए ही जाते हैं, लेकिन इसका वायरस घरेलू मुर्गों, अन्य पक्षियों और जानवरों को संक्रमित कर सकता है। इसके साथ ही देखा जाए तो ये एवियन इन्फ्लुएंजा या एवियन फ्लू या वर्ल्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 के कारण होता है, और H5N1 इंसानों को संक्रमित करने वाला पहला एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस था, और पहला जो इससे संक्रमण का जो केस दर्ज किया गया वो 1997 में हांगकांग में दर्ज किया गया। इसी प्रकार देखा जाए तो सितंबर 2019 में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 से मुक्त घोषित कर दिया था, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही इसका दूसरा प्रकोप भारत में शुरू हो गया और देखा गया। इसी प्रकार देखा जाए दिसंबर 2019 में भी एवियन बोटुलिज्म के कारण लगभग 18,000 पक्षी सांबर झील के पास मारे गए थे। एवियन बोटुलिज्म भी जो है घातक बीमारी है जो तंत्रिकाओं को प्रभावित करती है, पक्षियों की तंत्रिकाओं को प्रभावित करती है, और इसके साथ साथ मानव संक्रमण होने पर भी मानव की तंत्रिका तंत्र पर प्रभावित करती है, और यह एक तरीके से न्यूरोमस्कुलर बीमारी है जो एक बैक्टीरिया के विष के कारण फैलता है। एवियन इन्फ्लुएंजा के खिलाफ अभी तक मनुष्य के लिए कोई भी टीका विकसित नहीं किया जा सका है, और ना ही कोई अभी तक कोई टीका इसके लिए स्थित है। तो चलते हैं आज की वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि उत्तर पूर्व भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, किरण रिजिजू, राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर होगा किरण रिजिजू। खेल मंत्री केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है। शिलोंग में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल में इसको शुरू किया, और ये उत्तर पूर्व भारत में खेलो इंडिया योजना के तहत पहला स्पोर्ट्स स्कूल है, और खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल प्रतिभाशाली खेल छात्रों को उनकी शिक्षा पूरी करने में भी मदद प्रदान करता है। ऐसे देखा जाए तो खेलो इंडिया योजना को 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करके भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। तो चलते हैं आज के वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कुछ निर्वाचन आयोग से है कि भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है उमेश सिन्हा, राजीव कुमार, के नारायण, अमित त्रिपाठी। तो इसका आंसर होगा उमेश सिन्हा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस वीडियो पर हम आज टारगेट रखते हैं 50 लाइक का, और आशा है कि आप लोगों के सहयोग से हमें इस वीडियो पर 50 लाइक ज़रूर मिलेगा और इस टारगेट को हम अचीव ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के डिटेल में कि उमेश सिन्हा को भारत के चुनाव आयोग में उप चुनाव आयुक्त के रूप में एक बार फिर से नियुक्त किया गया है। उनके कार्यकाल को 6 माह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, जो कि कार्यकाल मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने इन्हें 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। और ये चुनाव आयोग द्वारा चुनाव खर्च, इसके साथ ही ये चुनाव आयोग द्वारा चुनाव खर्च को संशोधित करने के लिए गठित समिति के भी सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार की दृष्टि भारतीय चुनाव आयोग पर डालें तो ये संविधान में इसे एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त है, और ये भारत में संघ यानी केंद्र और राज्य चुनाव की प्रक्रिया के संचालन के लिए जिम्मेदार है। और संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन आयोग और उसके सदस्यों की शक्तियों, कार्यों, कार्यकाल इत्यादि के बारे में बताया गया है। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनका कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है, या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है राजीव बत्रा, इंदिरा बख्शी, पंकज मित्तल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पंकज मित्तल। इसी के साथ देखा जाए तो पंकज मित्तल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, और ये शपथ उन्हें किसने दिलाई है? उपराज्यपाल जो जम्मू कश्मीर के हैं इस समय कौन? मनोज सिन्हा ने ये शपथ उन्हें दिलाई है मुख्य न्यायाधीश के रूप में। इसी प्रकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की स्थिति भारतीय संविधान में देखें तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक भारत में राज्यों के उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक शक्तियाँ और न्यायिक क्षेत्र और उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति भारत
के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। किसके परामर्श के बाद राज्यपाल नियुक्ति करेंगे? मुख्य न्यायाधीश, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और उस राज्य के राज्यपाल जहां पर उनकी नियुक्ति होनी है उसके परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। इसके साथ ही उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है, और उसकी आयु के संबंध में किसी प्रकार कोई प्रश्न पर कोई निर्णय लेना है तो वो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उस पर निर्णय लेंगे, और इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। वहीं अगर हम देखें तो कोई भी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर पद से हट सकता है, और इसके साथ ही अगर यदि किसी प्रकार की असंवैधानिक कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई है तो संविधान के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति के पद से भी उसे हटाया जा सकता है। और यहाँ पर जो प्रस्ताव है वो दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना बहुत ही आवश्यक होता है, और एक ही सत्र में इसको पारित किया जा सकता है। जिस सत्र में प्रस्ताव लाया गया है इनको पद से हटाने का, उसी सत्र में ही विशेष बहुमत से इसको दोनों ही सदनों में विशेष बहुमत से इस पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को पूर्ण करना आवश्यक होता है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कोच्चि और मंगलुरु के मध्य प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन कौन करेगा? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि मंगलुरु के मध्य प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे, और यह 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जिसे गेल इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। ये एक विजन के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है, जो विजन है भारत का एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड का जो विजन है उसके तहत इसको विकसित किया जा रहा है। और ये पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक प्राकृतिक गैस और परिवहन क्षेत्रों तक, ट्रांसपोर्ट के एरियाज तक, क्षेत्रों तक CNG को प्रदान करेगा। इसी प्रकार देखा जाए तो प्राकृतिक गैस एक बेरंग और अत्यधिक ज्वलनशील गैसीय हाइड्रोकार्बन है। क्या है? गैसीय हाइड्रोकार्बन है, और इसमें मुख्य रूप से मीथेन और इथेन होते हैं, जिसमें मीथेन का भाग सबसे अधिक होता है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण के लिए निर्णायक मंडल के प्रमुख कौन होंगे? ऑप्शन है प्रियदर्शन, रुवैत हुसैन, प्लावो सीजर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा प्लावो सीजर। प्लावो सीजर जो कि एक अर्जेंटीना के फिल्म निर्माता हैं, वह 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निर्णायक मंडल के अध्यक्ष होंगे। एक ज्यूरी जो कि निर्णय करेगी कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। इसी प्रकार निर्णायक मंडल के अन्य जो सदस्य हैं वह कुछ इस प्रकार हैं कि जो भारतीय निर्देशक हैं प्रियदर्शन, वो इस मंडल में हैं, और इसके साथ साथ श्रीलंकाई फिल्म निर्माता प्रसन्ना विथागने, ऑस्ट्रिया के अबू बकर शाकी और बांग्लादेश के रुवैत हुसैन इस निर्णायक मंडल में अन्य सदस्यों के रूप में हैं। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन हैं? अर्जेंटीना के फिल्म निर्माता पाब्लो सीजर। इसी के साथ देखा जाए तो 51वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा, और ये गोवा में आभासी और भौतिक दोनों ही रूपों से किया जाएगा, जो कि 16 जनवरी से शुरू होकर 24 जनवरी तक ये चलेगा। इसी प्रकार देखा जाए तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत 1952 में की गई थी, और ये फिल्म समारोह निदेशालय और गोवा सरकार द्वारा सालाना संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। हर साल संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एशियाई वाटर वर्ल्ड जनगणना 2021 जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य में राज्य वन विभाग द्वारा वार्षिक वाटर वर्ल्ड जनगणना की जाएगी, और इसके लिए शामिल क्षेत्रों में जहाँ जहाँ ये जनगणना की जाएगी, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, गोदावरी मुहाना के पास के जो क्षेत्र हैं, कोलेरू झील, अटापका पक्षी अभ्यारण्य, कृष्णा मुहाना में कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य इसमें शामिल हैं। इसी के साथ देखा जाए तो इसमें जो तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं उसमें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड इंटरनेशनल के द्वारा इसमें तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक अखिल भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संगठन है, जिसकी स्थापना 1883 में
प्राकृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य, इसका जो मिशन है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का मिशन जो है वो अनुसंधान, शिक्षा और सार्वजनिक जागरूकता के आधार पर कार्रवाई के माध्यम से प्रकृति संरक्षण, मुख्य रूप से जैव विविधता संरक्षण करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो चलते हैं आज की वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ के हालिया बयान के अनुसार किस देश ने नए साल के दिन सबसे अधिक जन्म दर्ज किए हैं? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, भारत, पाकिस्तान। तो इसका आंसर होगा भारत। तो भारत ने जो यूनिसेफ है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, यूनिसेफ के अनुसार दुनिया भर में नए साल के दिन 3,71,500 बच्चों ने जन्म लिया और इस दौरान भारत में जन्म की संख्या सबसे अधिक रही, लगभग 60,000 तक रही। इसके बाद देखा जाए तो भारत के बाद कौन कौन देश रहे? चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान का स्थान आता है। और यह भी अनुमान लगाया गया कि 2021 में औसतन 84 वर्ष की जीवन प्रत्याशा, 84 वर्ष की जीवन प्रत्याशा यानी कि एक व्यक्ति की आयु जो है 84 वर्ष होगी, उसके साथ 140 मिलियन बच्चों के जन्म लेने का अनुमान लगाया गया है। यूनिसेफ पर एक दृष्टि डालें तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। पहले इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के नाम से जाना जाता था। बाद में आगे चल के इससे अंतर्राष्ट्रीय और आपातकालीन शब्द को हटा दिया गया और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के रूप में इसे चिन्हित किया गया। इसी प्रकार देखा जाए तो पोलैंड के चिकित्सक लुडविक रॉमसन ने यूनिसेफ के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसको बनाने का जो एक प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए जो देश हैं उनमें वहाँ के बच्चों और माताओं को एक आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद 1950 तक यूनिसेफ के दायरे में विकासशील देशों को भी शामिल कर दिया गया और 1953 में संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बना लिया गया और इसके संगठन से इस संगठन के नाम से, जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि अंतर्राष्ट्रीय और आपातकालीन शब्दों को हटा दिया गया और अब इसका नाम क्या हो गया? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष हो गया। किंतु इसका जो संक्षिप्त नाम है यूनिसेफ, उसको इसी तरीके से बरकरार रखा गया। इसको देखें तो यूनिसेफ को 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब? 1965 में। और वर्ष 1989 में 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इसी प्रकार 2006 में प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड भी यूनिसेफ को दिया जा चुका है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल जो कि खबरों में था को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा रेल मंत्रालय। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है और यह पोर्टल लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं के लिए लागत कम करने, यानी कि जो माल की ढुलाई करते हैं, अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, उनके लिए लागत को कम करने, आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करने और माल परिवहन की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। इस पोर्टल को भारतीय रेलवे की वेबसाइट के माध्यम से आराम से एक्सेस किया जा सकता है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आते हैं आज के वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि ऑर्डर ऑफ जायद किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फिलिस्तीन। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें और PDF फाइल के लिए टेलीग्राम पर फॉलो हमें जरूर करें। धन्यवाद।